विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्यार, धोखा, साजिश और रिश्ते। सतनाम करता पुरख निरपार निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हुसी भी सच। अध्याय 1, रिश्तों की डोर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवजीत मलिक। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो या तो मेरे साथ घटी थी और मैंने अपनी आंखों से उसे घटते हुए देखा। आजकल जब हर ओर प्यार में धोखा, साजिशों में उलझे रिश्ते और टूटते भरोसे की चर्चा है, ऐसे वक्त में मेरे एक करीबी दोस्त ने मुझे हिम्मत दी कि मैं अपनी जिंदगी की वो सच्ची घटना उसके चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाऊं। ये कहानी, जैसा कि इसके शीर्षक से साफ है, प्यार में मिले धोखे, मासूमियत में रची गई साजिश और उससे बने रिश्तों की बेवफाई पर आधारित है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके लिए कभी मेरे दिल में सहानुभूति थी, लेकिन उसके कर्मों ने मेरे मन में नफरत भर दी। मैं आज भी अपने रब से दुआ करता हूं, ऐसी मां किसी को न मिले, ऐसी पत्नी किसी के नसीब में न हो। भले आदमी कुंवारा रह जाए पर ऐसे रिश्तों में कभी न फंसे। तो आइए सुनते हैं मेरी कहानी, रुद्रनाथ की जुबानी। सुबह की पहली किरण ने जब धरती को छुआ, अमृतसर की गलियों में जैसे कोई स्वर्ग खुला। हवा में था पराठों का सोंधा सा इशारा और दूर से आती आरती की मधुर ध्वनि का सहारा। मैं चला था एक तलाश में, न खुदा से शिकायत थी पर मन के कोने में कोई अधूरी सी राहत थी। कदम जब स्वर्ण मंदिर की चौखट पे पड़े तो जैसे सारा बोझ दिल का वहीं कहीं उड़ चले। सर झुकाया, जल में देखा अपना ही अक्स, पर वहां दिखा मुझे कुछ और, शांति का स्पर्श। स्वर्ण कलश पर जब सूरज की किरणें चमकीं तो जैसे आत्मा ने भी कोई नई रोशनी थामी। कंठों से निकला वाहेगुरु। बिना प्रयास, बिना भय, वो शब्द नहीं थे, जैसे दिल से निकली कोई व्यथा। चारों ओर संगत, कोई अमीर, कोई फकीर, पर सब एक जैसे, एक भाव, एक तस्वीर। सरोवर का जल, शब्द की गूंज और कबूतरों की उड़ान उस सुबह में जैसे सिमटी थी खुद रब की पहचान। छोटे छोटे लंगर के थाल और सेवा का भाव, यहां हर इंसान था पर कोई नहीं था अलगाव। सुनहरी सुबह, रेशमी हवा और अरदास की मिठास, अमृतसर ने उस रोज मेरे अंदर बो दिया विश्वास। स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर जब लौटा था मैं, तो मन में था सुकून और आंखों में नम सी ठंडक वहीं। कभी किसी सुबह तुम भी चलना अमृतसर की ओर, जहां हर दिल झुकता है और हर आत्मा पाती है शोर में शांति की डोर। देवजीत मलिक रोज सुबह अमृतसर की गलियों से होता हुआ स्वर्ण मंदिर, हरमंदिर साहिब, गुरुद्वारे जाया करता था। वहां माथा टेक कर कुछ देर लंगर की सेवा करता, फिर करीब 11 बजे अपने रेस्टोरेंट में पहुंचता। वह एक 32 वर्षीय नौजवान था, लंबा, सुडौल शरीर और तीखे नाक नक्श वाला। वह एक अच्छा शूटिंग चैंपियन भी था। उसका निशाना बेहद सटीक था। उसके परिवार में उसकी छोटी बहन सरबजीत, जीजाजी सुखविंदर भाटिया और उनका बेटा गुरनाम भाटिया थे। गुरनाम बहुत शरारती था और उसकी मां यानी सरबजीत अक्सर उसे देवजीत के पास भेज देती थी, क्योंकि देवजीत अकेला रहता था। उनकी मां का देहांत 7 साल पहले फेफड़ों के कैंसर से हुआ था और उनके पिताजी का निधन 6 साल पहले लिवर सिरोसिस और हार्ट अटैक के कारण हुआ था। जीजाजी सुखविंदर भाटिया एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे और अमृतसर में उनकी ऑटो पार्ट्स की एक फैक्ट्री थी। देवजीत स्वयं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड PSEB में इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। रेस्टोरेंट उसका जुनून था, जिसे वह शाम को खोलता था। दिन में वह अपने लिए नाश्ता और दोपहर का खाना रेस्टोरेंट में बनाता था और टिफिन बॉक्स लेकर ऑफिस चला जाता था। ऑफिस जाते हुए वह गुरनाम को स्कूल छोड़ता था।
देवजीत अपने पुश्तैनी हवेली में रहता था, जहां कमरे तो कई थे पर रहने वाला अकेला वहीं था। उसका रेस्टोरेंट भी उसी हवेली के एक हिस्से में था। देवजीत की एक बड़ी बहन भी है, मधु चोपड़ा, जो अपने पति सुरजीत चोपड़ा के साथ इंदौर में रहती हैं। सुरजीत एक आईटी कंपनी में काम करते हैं और वहीं की जिंदगी में व्यस्त हैं। यह थी देवजीत मलिक का परिवार। हर सुबह अमृतसर के दफ्तर में देवजीत मलिक की मेज पर कुछ अमीर उद्योगपति दस्तक देते। वे बिजली की हेरा फेरी के लिए उसे रिश्वत देने की कोशिश करते, परंतु देवजीत एक ईमानदार सरदार था। उसे अपनी मेहनत की कमाई पर ही भरोसा था और जिंदगी में उसे पैसों की कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। यह उस शिक्षा का असर था जो उसके माता पिता ने उसे दी थी, ईमानदारी से जीना और मेहनत से अपनी जरूरतें पूरी करना। सरकारी नौकरी के साथ साथ वह अपने शौक के लिए एक रेस्टोरेंट भी चलाता था, जिससे इतनी आमदनी हो जाती कि कभी किसी गलत रास्ते की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी छोटी बहन, जो घर और रेस्टोरेंट के बीच उसका पूरा साथ देती थी, न सिर्फ नई नई रेसिपी तैयार करने में मदद करती, बल्कि हिसाब किताब भी संभालती थी। जब देवजीत दफ्तर के लिए निकल जाता तो उसकी बहन अपने माता पिता की उस बड़ी हवेली में आती जहां देवजीत रहता था। वह उसके कपड़े वॉशिंग मशीन में धोती, उन्हें इस्त्री करती और अलमारी में सलीके से रख देती। दोपहर होते होते वह गुरनाम को स्कूल से लेकर आती, उसे खाना खिलाती और खेलने के लिए भेज देती। इसके बाद वह रसोई में बैठकर यह सोचती कि शाम को रेस्टोरेंट में क्या पकाया जाएगा। 3 बजे जैसे ही रेस्टोरेंट के कर्मचारी आने लगते, वह उन्हें जिम्मेदारियां सौंप देती। कोई बाजार से ताजी सब्जियां लाने जाता तो किसी को उनके पोल्ट्री फार्म से मुर्गा और अंडे लाने भेजा जाता। शाम 8 बजते बजते रेस्टोरेंट में भीड़ उमड़ने लगती, क्योंकि वहां के खाने में एक घरेलूपन था, एक खास पंजाबी तड़का था। देवजीत खुद भी शाम को लौटकर रेस्टोरेंट में कुछ विशेष व्यंजन बनाता, जैसे उसके प्योदा चिकन, मां की दाल और मसालेदार पनीर की सब्जी। रात को उसके जीजाजी भी रेस्टोरेंट आ जाते और जब रात के 11 बजते तो पूरा परिवार मिलकर गपशप करता और साथ में खाना खाता। उस माहौल में गुरनाम सबसे ज्यादा चहेता होता, जो हर वक्त कुछ न कुछ खेलता रहता। देवजीत की जिंदगी कुछ यूं ही कट रही थी, संतुलित, सजीव और पारिवारिक सुख में डूबी हुई। उसके लिए सुकून का नाम ही था अपने परिवार के साथ जीना। उसे कभी भी खुशियों की कमी महसूस नहीं हुई। दिन तो जैसे तैसे कट जाता था, लेकिन जब रात ढलती और सब लोग चले जाते, तब देवजीत उस विशाल हवेली में अकेला रह जाता, खामोश दीवारों के बीच खुद से बातें करता हुआ। हवेली में कुल 15 कमरे थे, पर सिर्फ एक ही कमरा खुला रहता, वही जिसमें देवजीत सोता था। बाकी सभी कमरे बरसों से बंद पड़े थे। रात की तन्हाई में जब हर शोर थम जाता, देवजीत अक्सर यह सोचता कि अब उसे एक जीवन साथी की जरूरत है, कोई जो उससे बातें करे, उसके लिए खाना बनाए, प्यार से उसके सामने बैठकर रोटियां खिलाए। जब वो दफ्तर से लौटे तो कोई उसका दरवाजा खोले। वही सपने जो हर इंसान देखा करता है। इन्हीं ख्यालों में उलझते हुए देवजीत कब नींद की गोद में चला जाता पता भी न चलता और फिर सपनों में खो जाता। यही थी देवजीत की दिनचर्या, सुबह से शाम और फिर शाम से रात और फिर एक नई सुबह जो वैसे ही शुरू होती जैसे हर रोज। देवजीत को मोटरसाइकिलों का बहुत शौक था। उसके पिताजी की पुरानी रॉयल एनफील्ड बुलेट आज भी उसने बड़े जतन से संभाल कर रखी थी। उसका पहला स्कूटर LML वेस्पा एनवी, जो उसके पिताजी ने 10वीं कक्षा में उसे तोहफे में दिया था, आज भी वो चलाता था। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने पर उसे मिली थी एक शानदार यामाहा RX 100। उसकी मां को उसके पिताजी ने एक फिएट गाड़ी तोहफे में दी थी, जिससे उन्हें बहुत लगाव था, और वो फिएट आज भी उनके गैराज में एकदम चमचमाती हालत में खड़ी थी। जो कार देवजीत आज चलाता था वो थी उसके पिताजी की शान, कंटेसा। जो लोग 70 या 80 के दशक में पैदा हुए थे, वही उसकी असल शान को समझ सकते थे। असल में देवजीत ने अपनी सभी यादों को सहेज कर रखा था, क्योंकि हर गाड़ी के साथ उसकी जिंदगी की कोई न कोई भावना जुड़ी हुई थी। आज उसके पास कुल 7 मोटरबाइक्स और 3 कारें थीं, जिनकी देखभाल उसका बचपन का दोस्त दलजीत कपूर करता था।
दलजीत एक मोटर मिस्त्री के बेटे के रूप में बड़ा हुआ था, लेकिन उसे गाड़ियों को मॉडिफाई करने का जबरदस्त शौक था। यही शौक था जिसने उसके पिता के पुराने गैराज को बदलकर बना दिया था। डीके दलजीत कपूर डिजाइन स्टूडियो। दलजीत और देवजीत बचपन के ऐसे दोस्त थे जो एक दूसरे के हर राज, हर खुशी और हर दुख से वाकिफ थे। अक्सर दोनों साथ में लंबी ड्राइव पर निकल जाते, बिना किसी मंजिल के, बस रास्तों को जीते हुए। एक शाम की बात है, देवजीत ऑफिस से लौटकर अपने हवेली के कमरे में बैठा था। रोज की तरह उसने आराम से अपने कपड़े बदले, खाना खाया और फिर अपने लैपटॉप पर कुछ जरूरी काम करने लगा। काम में डूबा ही था कि अचानक उसकी मेल पर एक मैरिज साइट से नोटिफिकेशन आया। एक लड़की की ओर से इनविटेशन। जिज्ञासा से उसने उस प्रोफाइल को खोला। नाम लिखा था रूपाली पाल। देवजीत ने तस्वीर देखी। पहली नजर में रूपाली कोई फिल्मी हसीना जैसी नहीं लगी। चेहरा साधारण था, पर नजरों में एक सादगी, एक अपनापन था। उसके कपड़ों, मुस्कान और प्रोफाइल की भाषा से साफ झलकता था कि वो एक घरेलू स्वभाव वाली लड़की है, ठीक वैसी जैसी देवजीत ने हमेशा अपने जीवन साथी के रूप में सोची थी। उस पल देवजीत थोड़ी देर तक स्क्रीन पर ठहरा रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। तस्वीर से ज्यादा शायद उसे उस सादगी में छिपी गहराई ने आकर्षित किया था। देवजीत ने उस लड़की के बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं किया, सिवाय अपने बचपन के दोस्त दलजीत के। वही उसका सबसे करीबी था, जिसे वह हर बात बताता था। एक शाम जब दोनों पुराने गैराज में चाय पीते हुए बैठे थे, देवजीत ने चुपचाप अपना मोबाइल निकाला और लड़की की तस्वीर दलजीत को दिखा दी। तस्वीर देखते ही दलजीत के चेहरे पर हल्की सी शिकन उभरी। उसने ध्यान से स्क्रीन की ओर देखा और फिर कहा, यारा ये लड़की मैनू कुछ ठीक नहीं नजर आ रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे तस्वीर विच कुछ होर ही दिखा रही है, ते असल छिए कुछ होर ही है। गैराज के कोने में रखी चाय की प्याली से उठती भाप के बीच माहौल थोड़ी देर के लिए गंभीर हो गया। देवजीत, जो अब तक तस्वीर को लेकर मन ही मन कुछ खास महसूस कर रहा था, दलजीत की बातों से थोड़ा असहज हो गया। उसे लगा जैसे उसकी भावनाओं को कोई समझ ही नहीं रहा। वहीं दलजीत अपने सीधे और तजुर्बेकार नजरिए के साथ उस तस्वीर में छुपे संकेतों को पढ़ रहा था। उसे शक था कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है। दोनों के बीच कुछ पल खामोशी के रहे। चाय की प्याली में जैसे भावनाएं घुलती जा रही थीं। उसने हल्के गुस्से में कहा, दलजीत यारा, तू किमें कही सकदा है कि वह कुड़ी कुछ होर ही सुभा दी होवेगी। दलजीत ने बिना हिचक के जवाब दिया, यार तू खुद ही देख कि तैनू लगदा है कि अज दी कुड़ी ऐनी साधारण साड़ी विच बिना मेकअप दे शादी दा फोटो खिंचवाएगी। मैनू तां एह एक छलावा लग रिया है। फिर एक रात उसी लड़की का एक और संदेश आया। संदेश में लिखा था, आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अगर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहें तो ये रहा मेरा मोबाइल नंबर, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। देवजीत ने ध्यान से वो संदेश पढ़ा, मोबाइल नंबर एक कागज पर नोट किया और अगली सुबह रोज की तरह दफ्तर चला गया। दोपहर के लंच ब्रेक में जब ऑफिस थोड़ा खाली हुआ, देवजीत ने हिम्मत जुटाकर उस नंबर पर कॉल किया। फोन की घंटी बजी और किसी आदमी ने फोन उठाया। देवजीत ने विनम्रता से अपना परिचय दिया। नमस्ते, मैं देवजीत बोल रहा हूं। आपने एक प्रोफाइल बनाई थी शादी के लिए। शायद आपकी बेटी का नाम रूपाली पाल है। सामने से आवाज आई, हां बेटा, वो मेरी ही बेटी है। मैं रंजीत पाल बोल रहा हूं। इतना सुनते ही देवजीत थोड़ा चौकन्ना हो गया। उसने मन ही मन सोचा, रंजीत, ये तो पंजाबी नाम है और पाल सरनेम भी अक्सर सिख पंजाबी परिवारों में होता है। अब देवजीत ने सहज होकर पंजाबी में पूछा, ओह तुसी पंजाबी हो? कहानी के इस मोड़ पर देवजीत के मन में हलचल सी थी। क्या ये सच में एक सामान्य रिश्ता है या फिर कुछ ऐसा जो सिर्फ सतह पर साधारण दिख रहा है पर अंदर से एक रहस्य समेटे हुए है? अब उसका मन उस कॉल की अगली बातों को लेकर और भी ज्यादा उत्सुक हो उठा। सर जी, तुहाड़ा पिंड पंजाब विच कित्थे है अते तुसी सारे इंदौर विच कदों तो हो? देवजीत ने कुछ देर तक रंजीत साहब के जवाब का इंतजार किया, लेकिन उन्होंने कुछ और ही कहा। बेटा, अगर तुम चाहो तो रूपाली से बात कर सकते हो। उसका मोबाइल नंबर लिख लो। अभी तो वो स्कूल में होगी, दोपहर के 3 बजे के बाद फोन करना। उन्होंने मोबाइल नंबर लिखवाया और बोले,
मुझे अब फैक्ट्री जाना है, मैं बाद में तुमसे बात करता हूं। मैंने जिज्ञासा से पूछा, सर जी, आपकी फैक्ट्री किस चीज की है? रंजीत साहब बोले, मेरी फैक्ट्री मशीन वर्क की है, मैं ट्रक के लिए गियर बनाता हूं। मैंने उत्साहित होकर कहा, अरे वाह सर जी, मेरे जीजा जी की भी अमृतसर में ऑटो पार्ट्स की फैक्ट्री है, मैं आपकी बात उनसे करवाऊंगा, आपको मेरे जीजा जी से बात करके अच्छा लगेगा। लेकिन इस बार रंजीत साहब ने बिना कुछ कहे ही फोन काट दिया। देवजीत को रंजीत साहब का यूं अचानक फोन काट देना कुछ अजीब सा लगा, जैसे वे अब उससे बात नहीं करना चाहते। फोन के उस रूखे अंत में मानो एक अनकही नाराजगी छिपी थी। एक पल के लिए देवजीत को ऐसा महसूस हुआ जैसे रंजीत साहब का यह बर्ताव उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा गया हो। उसने सोचा, अगर बात नहीं करनी थी तो सीधा मना कर सकते थे, फोन इस तरह काटना जरूरी था क्या? पर ज्यादा सोचने की बजाय देवजीत ने उस बात को अपने मन से झटक दिया और खुद को अपने काम में डुबो लिया। कुछ सवाल अनुत्तरित रह गए, लेकिन जिंदगी का काम ठहरता नहीं, उसे चलता ही रहना था। हर रोज की तरह उस शाम भी देवजीत अपने रेस्तरां की रसोई में कोई नई डिश तैयार कर रहा था। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आने लगा। पहले तो उसने अनदेखा किया क्योंकि नंबर अपरिचित था, लेकिन जब वही कॉल 5वीं बार आया तो उसने फोन उठा लिया। फोन उठाते ही एक लड़की की आवाज सुनाई दी। हाय, देवजीत जी बोल रहे हैं? देवजीत ने हल्के स्वर में हां कहा। लड़की ने आगे कहा, मैं रूपाली बोल रही हूँ। आज सुबह मेरे पापा ने आपको मेरा नंबर दिया था, मैं तो आपके कॉल का इंतजार कर रही थी। देवजीत ने उसे यह नहीं बताया कि उसके पिता की बातचीत और अंदाज से उसे थोड़ी झिझक और असहजता महसूस हुई थी। बस शांत लहजे में कहा, मैं अभी खाना बना रहा हूं, अगर संभव हो तो रात को 10 बजे कॉल करना, तब मैं फ्री हो जाऊंगा। लड़की ने बिना कुछ कहे कॉल काट दिया। देवजीत कुछ क्षणों तक स्क्रीन को देखता रहा। उसे ऐसा लगा जैसे पिता पुत्री दोनों को ये तक नहीं आता कि किसी से फोन पर बात कैसे की जाती है। न भाषा में विनम्रता थी, न अंदाज में कोई संकोच। उस रात देवजीत ने अपने सबसे करीबी दोस्त दलजीत को फोन किया। आवाज में एक हल्की सी गंभीरता थी, मगर बातों में छुपी कोई बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। यारा, रात 11 बजे के बाद जरा घर आ जाना, देवजीत ने कहा। दलजीत ने चौंकते हुए पूछा, रात को? सब ठीक तो है? कोई खास बात है? देवजीत ने बात को टालते हुए हल्के अंदाज में जवाब दिया, बस कुछ महफिल जमानी है यार, पुरानी यादें ताजा करेंगे। महफिल शब्द सुनते ही दलजीत की आंखों में चमक आ गई। वो बिना ज्यादा सवाल किए तैयार हो गया। जैसे ही घड़ी ने 11 बजाए, वो अपने चिर परिचित रंग बिरंगे कपड़े पहनकर देवजीत के घर पहुंच गया, अनजान इस बात से कि दोस्त की ये महफिल दरअसल एक उलझन की शुरुआत थी। देवजीत ने उस रात अपने जिगरी दोस्त दलजीत के लिए खास तौर पर तंदूरी चिकन तैयार किया था। दोनों दोस्त रेस्तरां के एक कोने की टेबल पर बैठकर महफिल जमा चुके थे। गिलासों में अब की बार चाय नहीं, व्हिस्की थी। माहौल धीरे धीरे गहराने लगा और सच की बातें भी अब बेझिझक बाहर आने लगीं। देवजीत ने एक लंबी सांस ली और बोला, यार, अब मुझे भी वो लड़की कोई खास संस्कारी नहीं लगी। मैंने उसके पापा और खुद रूपाली से बात की, और सच्ची कहूं तो दोनों में बातचीत की तमीज नहीं थी। बाप बेटी दोनों ही बदतमीज लगे मुझे। उसने कल रात की सारी बातचीत, कॉल और उसके बाद की बातें विस्तार से दलजीत को सुना दी। दलजीत ने एक हल्की चुस्की लेते हुए हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो पहली तस्वीर देखते ही समझ गया था कि लड़की जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। चल, अब उसका सोशल फुटप्रिंट देखते हैं। दलजीत ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और एक सोशल नेटवर्किंग साइट खोली। उसने नाम से सर्च करना शुरू किया, रूपाली पाल। कुछ ही देर में रूपाली पाल का प्रोफाइल सामने आ गया। उनकी नजर सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर पर पड़ी, वहीं साड़ी में खिंचवाई गई तस्वीर। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाकी फोटो स्क्रॉल की, एक और तस्वीर सामने आई। रूपाली ने जीन्स और टॉप पहना हुआ था, आंखों में काजल, होठों पर चमक और मुस्कान में आत्मविश्वास। दोनों तस्वीरें एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थीं। साड़ी वाली रूपाली एक सीधी सादी घरेलू लड़की,
जिसे दुनियादारी से कोई सरोकार नहीं, और जीन्स वाली रूपाली एक मॉडर्न कॉलेज गर्ल जो पार्टी करना जानती है और स्टेज पर थिरकना भी। दोनों दोस्त स्क्रीन को घूरते रहे, सोचते रहे, लेकिन एक बात से वे अब भी अनजान थे कि रूपाली सिर्फ दिखावा नहीं करती थी, बल्कि लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाने का हुनर भी रखती थी। और शायद अगला शिकार कोई और नहीं, देवजीत ही था। दलजीत ने तंदूरी चिकन का एक टुकड़ा उठाते हुए कहा, यार, वैसे कभी कभी तस्वीरें भी धोखा दे जाती हैं। मतलब जो तस्वीरों में दिखता है जरूरी नहीं कि हकीकत भी वैसी ही हो। इस बात के दो पहलू हो सकते हैं, या तो हम तस्वीरें देखकर अपने मन में खुद ही कोई कहानी गढ़ लेते हैं, या फिर हो सकता है कि वाकई में वो लड़की रूपाली जैसी दिख रही है वैसी ही हो, एक घरेलू सादगी पसंद लड़की। उसने एक पल को रुककर देवजीत की आंखों में झांका और गंभीरता से बोला, पर इसका सच क्या है ये जानना जरूरी है। सिर्फ फोन पर बात करके अंदाजा मत लगाना, उससे मिल सामने जाकर देख कि जो वो दिखा रही है वही असलियत भी है या नहीं। देवजीत ने चुपचाप गिलास उठाया। दलजीत की बातों में कोई गहराई थी और शायद जवाब पाने के लिए अब उसे शब्दों से ज्यादा नजरों पर भरोसा करना होगा। रोज की तरह देवजीत गुरुद्वारे गया, सादगी से मथा टेका, कुछ पल आंखें मूंद कर शांति महसूस की। सुबह का माहौल हमेशा उसे भीतर से हल्का कर देता था। करीब 8 बजे जब वह घर लौट रहा था, उसका मोबाइल फिर से बज उठा। स्क्रीन पर वही अनजाना नंबर चमक रहा था जो पिछले दिनों उसे कई बार परेशान कर चुका था। थोड़ी देर तक उसने फोन को देखा, फिर जाने किस सोच में कॉल उठा ली। हेलो, उसने धीमे से कहा। दूसरी तरफ से फिर वही जानी पहचानी लड़की की आवाज आई, नरम, पर इस बार कुछ और भी छिपा हुआ उसमें था। रूपाली फिर सामने थी, आवाज के जरिए, और देवजीत के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता उतर आई, मानो ये बातचीत अब एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने वाली थी। उधर से रूपाली की आवाज आई, नम्र, थोड़ी शर्मीली। उसने माफी मांगी कि वह कुछ दिनों से स्कूल के बच्चों की टेस्ट पेपर्स जांचने में व्यस्त थी, इसी वजह से फोन नहीं कर पाई। फिर एक पल चुप रहने के बाद उसने हल्की मुस्कान के साथ एक सवाल किया, आप कैसी लड़की चाहते हैं अपनी पत्नी के रूप में? यानी आपकी पत्नी में क्या क्या होना चाहिए? देवजीत ने सवाल को हल्के में लेते हुए जवाब दिया, कभी इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं, बस एक अच्छी सादी सुधरी लड़की होनी चाहिए, जो घरेलू हो, सबके साथ घुल मिलकर रहे, बड़ों का सम्मान करे, बस। रूपाली ने फिर एक सवाल दागा, इस बार थोड़ा गहराई से। क्या आपकी कोई लड़की दोस्त है या फिर कोई जिससे आपने कभी प्यार किया हो? देवजीत ने एकदम सहजता से जवाब दिया, स्कूल में तो कई लड़की दोस्त थीं, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसी कोई दोस्ती नहीं हो पाई, और ना ही कोई ऐसी लड़की रही जिससे मैंने कभी प्यार किया हो। रूपाली को उसका जवाब पूरी तरह हजम नहीं हुआ। उसने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं लगता आप सच बोल रहे हैं। इतना हैंडसम लड़का और कोई गर्लफ्रेंड ना हो, ये तो मुश्किल लगता है। देवजीत अब थोड़ा गंभीर हुआ, बोला, रूपाली, अमृतसर, मुंबई या इंदौर की तरह नहीं है। यहां लड़के लड़कियां खुलेआम मिलते नहीं हैं। आज भी यहां बच्चे अपने माता पिता की मर्जी से शादी करते हैं, और शादी के बाद ही पति पत्नी के बीच प्यार पनपता है। यहां अब भी आंखों में शर्म होती है, और शायद वही इस शहर की खूबसूरती भी है। यह संवाद न सिर्फ उनके बीच के रिश्ते को एक नई दिशा देता है, बल्कि उस संस्कृति और सोच को भी दर्शाता है जिसमें देवजीत पला बढ़ा है। रूपाली के सवालों में जिज्ञासा थी और देवजीत के जवाबों में एक सच्ची पारिवारिक भावनाओं की झलक। रूपाली कुछ पल खामोश रही। उसकी चुप्पी को तोड़ते हुए देवजीत ने नरम लहजे में पूछा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, क्या आपकी कोई कहानी है? मेरा मतलब है कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे कभी आप जुड़ी रही हो। रूपाली की आवाज में हल्की बेचैनी और छुपा हुआ गुस्सा झलकने लगा। कहानी? मेरी कैसी कहानी? उसका लहजा थोड़ा रुखा था। मैंने बात को संभालते हुए कहा,
मेरा मतलब था, क्या आप कभी किसी से प्यार करती थीं? या कोई ऐसा इंसान जो आपके दिल के करीब रहा हो? मैं आपका अपमान करने की मंशा से नहीं पूछ रहा। शायद अब मेरी बात को वह समझ गई थी। कुछ पल बाद उसने सहजता से जवाब दिया, हाँ, एक अफेयर था, लेकिन वो लड़का सिर्फ दिखावा कर रहा था। प्यार का नाटक किया और फिर चुपचाप किसी और से शादी कर ली। मैंने और स्पष्ट किया, तो अब आप दोनों के बीच कुछ भी नहीं है? मतलब आप अब उससे प्यार नहीं करती? रूपाली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, अब तो नफरत है। उसके पापा ने तो मेरे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी थी, ये कहकर कि मैं उनके बेटे को फंसा रही हूँ, उनके घर में तोड़फोड़ की है, जबकि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। सब झूठ था। मैं चुपचाप सुनता रहा, लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार दस्तक दे रहा था। क्या उनके बीच कभी कोई शारीरिक संबंध रहा था? फिर मैंने खुद को रोका। शायद ये सवाल इस वक्त पूछना उचित नहीं था। किसी लड़की से पहली या दूसरी बातचीत में ऐसे सीधे सवाल करना शालीनता के खिलाफ होता है। लेकिन फिर भी रूपाली की कहानी ने मेरे मन में कई सवाल जगा दिए थे। शायद कभी जब हमारे बीच रिश्ता और भरोसा बन जाएगा, तब मैं ये बात खुलकर पूछ सकूंगा। देवजीत अच्छी तरह जानता था कि किसी के साथ शारीरिक रिश्ते का प्रभाव कितना गहरा और भावनात्मक हो सकता है। वो केवल जिस्म का नहीं, आत्मा तक का जुड़ाव होता है। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन इस समय कुछ कह पाना शायद ठीक नहीं होता। उसने बात को सहज रूप से समेटते हुए कहा, अभी मुझे ऑफिस के लिए निकलना होगा। मैं रात को कॉल करूंगा, और अगर आपको मुझसे बात करनी हो तो आप कभी भी कॉल कर सकती हैं। उसकी आवाज में आत्मीयता थी, एक सादगी और एक खुला आमंत्रण। ऐसा लग रहा था जैसे देवजीत रूपाली के मन की उलझनों को समझ रहा हो और धीरे धीरे उसे विश्वास देने की कोशिश कर रहा हो। देवजीत ने सोचा कि शायद ऋणानुबंध का प्रभाव न हो। रूपाली में ऋणानुबंध दो संस्कृत शब्दों से बना है। ऋण का अर्थ है कर्ज। यह केवल आर्थिक नहीं बल्कि कर्मिक या भावनात्मक हो सकता है। अनुबंध का अर्थ है बंधन या संबंध। ऋणानुबंध का अर्थ हुआ ऐसा कर्मिक बंधन जो दो आत्माओं को किसी पुराने उनके ऋण के कारण आते हैं, कारण जोड़ता है। मुख्य बातें: 1. जीवन में कोई भी संबंध संयोग नहीं होता। हमारे जीवन में जो भी लोग आते हैं, माता पिता, भाई बहन, प्रेमी, मित्र या शत्रु, ये सभी किसी अधूरे कर्म या पिछले जन्म के ऋण के कारण आते हैं। 2. केवल प्रेम या विवाह तक सीमित नहीं, यह हर प्रकार के संबंधों पर लागू होता है, सुखद हो या दुखद। यहां तक कि क्षणिक मुलाकात भी किसी गहरे कर्मिक कारण से होती है। 3. ऊर्जा, शरीर पर छाप, संस्कार। जब दो लोग भावनात्मक या शारीरिक रूप से जुड़ते हैं तो उनके ऊर्जा शरीर, प्राणमय कोश पर एक छाप बन जाती है। यही ऋणानुबंध है। 4. कुछ लोग हमें इतने परिचित क्यों लगते हैं? कुछ संबंध इतने गहरे और परिचित से क्यों लगते हैं? यह संभव है कि आपने उनके साथ पिछले जन्मों में कोई कर्मिक रिश्ता निभाया हो। 5. मुक्ति की राह में बाधा भी बन सकता है। कई बार ये बंधन हमें मोह, पीड़ा और जन्म मृत्यु के चक्र में उलझाए रखते हैं। इसलिए साधक इन्हें त्यागने या भस्म करने की साधना करते हैं। योग व तांत्रिक दृष्टिकोण। तांत्रिक मान्यताओं में घनिष्ठ संबंधों से गहरे ऋणानुबंध बनते हैं। योग साधना में आत्मा की मुक्ति के लिए इन बंधनों से मुक्त होना आवश्यक माना गया है। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।